Question number 4. Question number 4 is, let a line L intersect pair of asymptotes of hyperbola at A1 and A2, and it intersect hyperbola at B1 and B2. Then prove that first part A1 B1 बराबर A2 B2, सेकेंड पार्ट A2 B1. ये हाइपरबोला है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक लाइन ले लिया ऐसे, जो इसको कट कर रहा है A1 पे A2 और ये B1 B2 ऐसे कट कर रहा है। ठीक है, ये मान लिया B2 है और ये A2 है। ठीक है, लेट मिड पॉइंट ऑफ A1 A2 is M, which is H, K. ठीक है, मान लिया A1 और A2 का मिड पॉइंट जो है वो M है। ठीक है, विच इज H, K. अच्छा, हाइपरबोला ऑफ कोर्स एक कोनिक है। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स जो हैं उनको भी हम एक कोनिक की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और मतलब पेयर ऑफ एसिम्प्टोट ये कोनिक हो गया x² माइनस y² बराबर 0। ये जॉइंट इक्वेशन हो गया एसिम्प्टोट्स का। और जो हाइपरबोला है ऑफ कोर्स उसका इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मान लिया हमने A1 A2 का मिड पॉइंट M है, सो दिस इम्प्लाइज A1 A2 की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, मिड पॉइंट। अगर किसी कॉर्ड का हमें मिड पॉइंट पता है तो उस कॉर्ड की इक्वेशन कितनी होती है, T इज इक्वल टू S1। ये ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। ये ठीक है, फॉर M। तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट के लिए T क्या हो जाएगा H, K के रिस्पेक्ट में, वो ऐसे हो जाएगा XH/A² माइनस YK/B² इज इक्वल टू H² माइनस K² ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो M पॉइंट है, ठीक है, ये जो M पॉइंट है ये मिड पॉइंट हाइपरबोला की भी किसी कॉर्ड का होगा। ठीक है, तो अब हमने वो कॉर्ड निकाला, तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला
for which m is the midpoint will be, again t is equals टू s1 फॉर m, ये ठीक है, बस विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। तो अब हाइपरबोला के लिए इसमें 1 को भी धर ले आए, t कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई के अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, और s1 हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। तो ये -1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई के अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब तुम ये दोनों इक्वेशन देखोगे तो ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है। ये दोनों इक्वेशन सेम होने का मतलब क्या है कि यही कॉर्ड वो है, ये ठीक है, जो हाइपरबोला के लिए m पे बाइसेक्ट हो रहा है, एंड यही कॉर्ड वो है जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट के लिए भी m पे बाइसेक्ट हो रहा है। सो दिस इम्प्लाइज एज 1 and 2 are identical, hence m is midpoint of both a1 a2 and b1 b2। दोनों के लिए ही मिड पॉइंट है, a1 a2 के लिए भी है एंड b1 b2 के लिए भी है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि a1m बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक a2m ये हो गया, एंड b1m बराबर b2m, ये ठीक है, ये डिस्टेंस बराबर है। देखो ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है। तो अगर मैं घटा दूँ इसको, मान लिया इसको घटा दें, तो a1m में से अगर b1m घटा दें तो a1 b1 बचेगा इधर, और a2m में से b2m घटा दें तो a2 b2 बचेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, तो a1 b1 बराबर a2 b2। अब a1 इसमें अगर मैं b1 b2 ऐड कर दूं तो a1 b1 प्लस b1 b2 कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस a1 b2 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे a2 b2 प्लस उसमें b1 b2 ऐड कर दें तो a2 b1 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही आंसर हो गया, बस यही प्रूव करना था। Question number 4. Find equation of
कॉमन टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 सोल्यूशन। ठीक है, इसके लिए वही एम स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन लिख के सी को बराबर कर दिया। कॉमन टेंजेंट के लिए हमने क्या बोला था, सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। इसको बस ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन -4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन -9 बराबर 1। तो सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। So this implies a square is 9, m square minus b square is 4, a1 square is यहाँ से -4, m square माइनस 9। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इधर ही रहने दिया और ये -4m स्क्वायर इधर आके कितना हो जाएगा 13m स्क्वायर बराबर 13 और दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू ±1। ठीक है, दैट वुड इम्प्लाई इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विल बी, यहाँ रख सकते हैं m की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू ±x ±√2 m स्क्वायर की वैल्यू 1 रखने पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 विल बी 5। ये लाइन्स आ गई। सो दीज 4 टेंजेंट्स विल बी द कॉमन टेंजेंट। अच्छा, ये और ये जो है वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता तो यहाँ वाई स्क्वायर के नीचे 4 ही होता है। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता तो दोनों के बीच में कॉमन टेंजेंट आ ही नहीं सकता अदर देन अगर हम एसिम्प्टोट को टेंजेंट बोलना चाहें। ठीक है, एसिम्प्टोट दोनों के लिए सेम होता है, क्योंकि हमने ऐसे बोला था कि अगर हाइपरबोला इधर है तो उसकी टेंजेंट का स्लोप इधर रहेगा, तो जो हाइपरबोला इधर रहेगा उसकी टेंजेंट का स्लोप इधर रहेगा। तो अगर हमने हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला खींचा तो दोनों के लिए एसिम्प्टोट सेम रहेगा। तो एक के लिए टेंजेंट तो इस रीजन में आना चाहिए, दूसरे के लिए टेंजेंट इस रीजन में आना चाहिए, तो कभी भी कॉमन आएगी नहीं। एसिम्प्टोट को अगर हम क्रूडली बोलना चाहें कि वो कॉमन टेंजेंट है तो वो चल जाएगा, केवल वो चल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5, let a line (3x minus 4y is equals to 12) intersect hyperbola 4x square minus 9y square is equals to 36. चलो इसको कर लेते हैं 24. 36 at A and B. Then find point of
intersection of tangents to the hyperbola at A and B. सॉल्यूशन। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने सर्किल में एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें वो था कि जनरल रिजल्ट्स फॉर कोनिक, वहाँ कराया गया है ऑलरेडी। तो ये तो बस ऐसे ही रिवीजन के पर्पज़ से कराया जा रहा है, वरना यही क्वेश्चन कराया जा चुका है कि हाइपरबोला ये है, ठीक है, ये जो लाइन है दैट इज़ 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लिया A एंड B। तो हमने इस पे टेंजेंट खींचा एंड इस पे टेंजेंट खींचा, उन दोनों ने P पे इंटरसेक्ट किया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी आर सपोज टू फाइंड P। जैसा हमने पहले बोला था कि कोनिक में कभी भी हमें अगर जैसे पॉइंट P निकालना है तो मेरे को A और B की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो एक जैसे लॉन्ग प्रोसेस तो हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है ना कि पहले हम इस लाइन को सॉल्व कर लें हाइपरबोला के साथ, A और B आ जाएगा। जब A और B आ जाए तो वहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो, t बराबर 0 आ जाएगा, और वो जो टेंजेंट्स आए उन दोनों को सॉल्व कर लो तो पॉइंट P आ जाएगा। ये भी हमारे दिमाग में आ सकता है, ठीक है। बट अगर मेरे को पॉइंट P निकालना है तो उसने क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं कि A और B निकालो। तो ऐसे केसेस में हमें मैक्सिमम टाइम केवल थ्योरी ऑफ इक्वेशन वगैरह से या कंपैरिजन कर करा के आंसर आ जाएगा, हमें कभी वो पॉइंट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जैसे इस वाले केस में क्या कैच है कि अगर पॉइंट P मान लिया H, K है, P H, K है, और मेरे को अगर P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो P के लिए ये लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो फॉर P AB is chord of contact, hence its equation will be t बराबर 0। AB का इक्वेशन क्या आ जाएगा, t बराबर 0 h के रेस्पेक्ट में। तो लिख दिया यहाँ पे, तो 4xh माइनस 9y के बराबर 36, यह आ गया AB का इक्वेशन। और AB का ही इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y बराबर 24। तो इन दोनों को कंपेयर कर लिया, तो कंपेयरिंग वी विल गेट 4h/3 बराबर -9k अपॉन -4, 36/24 3। तो h कितना हो जाएगा 9/8, माइनस माइनस प्लस, k कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 3 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 हो जाएगा, तो 2/3। तो जो पॉइंट P हमें रिक्वायर्ड था दैट विल बी 9/8, 2/3, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसको हम बोलेंगे RHB। फॉर ए हाइपरबोला, if length of TA is equals to length of CA, then it is called rectangular hyperbola। ये ठीक है। This implies for rectangular hyperbola you will have A is equals to B। तो एक हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर कब बोलेंगे, जब उसका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर आ जाए। मतलब कि जो इक्वेशन हाइपरबोला का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, अगर इसमें a बराबर b हो जाए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या खूबी है, नोट 1, फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला e square will be 1 plus b square upon a square will be 1 plus a square upon a square बराबर 2. दिस इम्प्लाइज e बराबर √2. तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा उसकी एसेंट्रिसिटी फिक्स्ड होगी और वो किसके बराबर होगी, √2 के बराबर. ठीक है, पहली बात ये हो गया. नोट 2, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स वो हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स. ये होता है ये, ठीक है, नॉर्मल हाइपरबोला के लिए. इस वाले केस में क्या है, a और b बराबर है, तो अगर a और b बराबर है तो अगर हम a बराबर b रख दें तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ जाएगा. दैट मीन्स फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एसिम्प्टोट्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को हम तीनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एक तो हम ये बोल सकते हैं वो हाइपरबोला जिसकी एसेंट्रिसिटी √2 होगी वो रेक्टेंगुलर होगा, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो करेक्ट. अगर रेक्टेंगुलर है तो एसेंट्रिसिटी √2 होगी, अगर √2 है तो रेक्टेंगुलर होगा. दूसरा, जो उसके एसिम्प्टोट्स होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी. यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए जो एसिम्प्टोट्स होगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा. तीसरा, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ बराबर होगा. ठीक है. नोट 3, इन दिस केस जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा विल ऑल्सो बी रेक्टेंगुलर. ये ठीक है, जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, जैसे अगर हमने बोला कि एसिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर हो गया तो जो हाइपरबोला होगा वो रेक्टेंगुलर होगा. अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो होता है उसका और जो हाइपरबोला होता है उसके लिए पेयर ऑफ एसिम्प्टोट सेम ही होता है. तो अगर एसिम्प्टोट परपेंडिकुलर है तो वो तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए भी परपेंडिकुलर हो गया, तो वो भी रेक्टेंगुलर हो गया. ठीक है. और केवल इसी केस में क्या होगा कि हाइपरबोला एंड उसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है दोनों की एसेंट्रिसिटी √2 होगी, मतलब दोनों की एसेंट्रिसिटी बराबर होगी. तो क्योंकि वैसे हमने एक फॉर्मूला ये भी बताया था कि 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर 1 होता है हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी, और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी में ये रिलेशन होता है 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर 1 होता है. तो दिस इज़ द ओनली केस जब दोनों E1 और E2 बराबर होगा, वरना एक √2 से छोटा होगा तो दूसरा √2 से बड़ा होगा. ठीक है. इन दिस केस only eccentricities of hyperbola and its conjugate hyperbola will be equal. ठीक है, and both will be equals to √2. ये होगा. ठीक है. तो ऐसे बना सकते हैं 90 डिग्री वाई एक्सिस. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर. तो ये हो गया. ठीक है, ये A1 हो गया A,0, यहाँ पे S1 हो गया √2A,0, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स D1 के लिए ये पॉइंट N1 हो गया A/√2, S2 इज़ माइनस √2A,0, ये A2 इज़ माइनस A,0, ये डायरेक्ट्रिक्स D2 होगा. इसका इक्वेशन है x बराबर A/√2. A/E होता है, E का वैल्यू √2 हो गया, तो ये हो गया
हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अगर इसमें देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर हम इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐसे रोटेट कर दें क्लॉकवाइज 45 डिग्री से, क्योंकि ये 45 एंगल है, तो अगर 45 से रोटेट कर दें तो ये हमारे लिए नई एक्स एक्सिस आ जाएगी, ये वाई एक्सिस आ जाएगा, ये हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे आ जाएगा, एंड जो कर्व होगा वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो उस वाले केस में जो इक्वेशन होगा, इफ एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ठीक है। अगर हम इसको 45 से रोटेट कर दें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब जो हाइपरबोला आएगा, ठीक है, वो इस तरीके का आएगा, ठीक है। इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो जाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस ये हो जाएगा, दिस विल बी ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, दिस विल बी कॉन्जुगेट एक्सिस, इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 0। ये हमारे लिए पॉइंट A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं S1 आएगा, और इस वाले केस में जो हाइपरबोला की इक्वेशन आएगी वो इस टाइप की आएगी, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ऑफकोर्स अगर हमने इसको रोटेट किया है, इसमें जो इक्वेशन है, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस में पढ़ाया गया था कि x की जगह x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, उस तरह की चीज़ें रखते हैं, और थीटा की जगह अगर 45 रखा तो उसमें से क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, और केवल एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर टाइप चीज़ बचेगी, ये ठीक है। अब ये इक्वेशन यहाँ से आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ए और सी में कोई रिलेशन तो होगा ही होगा, बेसिकली सी जो होगा वो ए के टर्म्स में ही होगा। अब एग्जैक्टली क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा उसको याद रखने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे अगर मैंने एक्सेस रोटेट किया, तो जो पॉइंट ओ जहाँ पे था वहीं पे है, A1 जहाँ पे था वहीं पे है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो A1 जो यहाँ पे आ रहा है ये है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, ये लाइन है y बराबर एक्स, तो y बराबर एक्स पे तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम ही होगा, तो x और y दोनों c कॉमा c होगा, ठीक है। तो अब OA1 C√2 हो गया, और वहाँ से OA1 कितना हो गया, A, तो यही रिलेशन आ गया कि जो C होगा वो बेसिकली A/√2 होगा, तो A और C में ये रिलेशन आ गया, ठीक है। इस वाले फॉर्म में जब एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बस इसमें अंतर क्या है, इस वाले हाइपरबोला में जब इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये और ये ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, और वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये दोनों एसिम्पटोट्स हो गया। इस वाले हाइपरबोला में रोल रिवर्स हो गया, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये तो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, और एसिम्पटोट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। तो अगर रोल रिवर्स हो गया तो इक्वेशन इस फॉर्मेट में आएगा, दोनों हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऑफ कोर्स इसकी भी एसेंट्रिसिटी √2 ही है, ठीक है। अब इसमें इस तरह का जो इक्वेशन आएगा उसमें यूजली हमसे फोकस, डायरेक्ट्रिक्स ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये ठीक है। फोकस डायरेक्ट्रिक्स पूछा जाएगा तो इसी फॉर्म में इक्वेशन होगा मोस्ट प्रॉबेबली, बट फिर भी हम इसी की हेल्प से
आराम से याद कर सकते हैं ये, ठीक है। याद भी करने की जरूरत नहीं है, देन एंड देयर वी कैन फाइंड। क्या फैक्ट निकालेंगे, देखो ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बराबर ही आएगा, ये ठीक है। x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी इक्वल अगर मैंने y बराबर x पे कोई भी पॉइंट लिया तो, पहली बात। अब मान लिया दोनों अल्फा अल्फा है, तो y बराबर x पे इस लाइन पे मान लिया मैंने कोई भी पॉइंट लिया यहाँ पे अल्फा कॉमा अल्फा, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अल्फा रूट टू। अल्फा कॉमा अल्फा का ओरिजिन से डिस्टेंस से कितना हो जाएगा, अल्फा रूट टू। अब उल्टा बोला कि अगर मेरे को ये पता है कि y बराबर x पे एक पॉइंट है अल्फा रूट टू डिस्टेंस पे, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे। तो जो अल्फा रूट टू डिस्टेंस है, अल्फा रूट टू डिस्टेंस से पॉइंट कौन सा आ रहा था, अल्फा कॉमा अल्फा। तो डिस्टेंस से पॉइंट की तरफ जाते समय हम क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस है उसको रूट टू से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं रूट टू से डिवाइड कर दूं तो फिर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ऐसे ही मान लिया जैसे मेरे को फोकस चाहिए S1, तो यहाँ पे S1 ओरिजिन से कितना दूर है, ओरिजिन मतलब सेंटर, सेंटर से कितना दूर है, रूट टू a। तो अगर मेरे को S1 के कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़े तो वो जो रूट टू a है, ये ठीक है, ये डिस्टेंस तो यहाँ पे भी रूट टू a ही है, इस डिस्टेंस को अगर हम रूट टू से डिवाइड कर दें तो S1 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे a कॉमा a, तो दैट विल बी c रूट टू कॉमा c रूट टू, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये फोकस S1 आ गया। तो S2 ऑफ कोर्स माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, c रूट टू कॉमा माइनस c रूट टू, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आएगा D1 और उसके लिए फुट ऑफ नॉर्मल आएगा N1। यहाँ पे जो N1 है वो a रूट टू कॉमा 0 है, तो मतलब ON1 जो डिस्टेंस है दैट इज़ a बाई रूट टू। तो यहाँ पे भी जो ON1 ये डिस्टेंस है वो a बाई रूट टू हो गया, उसको रूट टू से डिवाइड कर दें तो N1 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a बाई टू, और फिर a की जगह c रूट टू रख दें तो a बाई रूट टू आ जाएगा, सॉरी c बाई रूट टू आ जाएगा। तो N1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो c बाई रूट टू आ जाएगा। वैसे भी देखो याद रखना बहुत आसान है, ये वाला जो पॉइंट है वो c कॉमा c है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की रूट टू होती है, तो जो पॉइंट आगे गया है, जैसे फोकस आगे गया है तो वो तो ज़्यादा आना चाहिए c कॉमा c से ज़्यादा आना चाहिए, और जो इससे पहले पॉइंट है वो c से कम आना चाहिए। और मेरे को पता है e से कुछ लेना देना होता है, तो हमने c में यहाँ पे रूट टू ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ डिवाइड कर दिया, सही है। तो ये पॉइंट पहले आ गया, ये पॉइंट आगे चला गया, याद भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब जो डायरेक्ट्रिक्स, ये वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है D1, ये ऑफ कोर्स इसी लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन का इक्वेशन कितना है, x प्लस वाई बराबर 0। तो ये हो जाएगी कुछ x प्लस वाई बराबर लैम्डा, क्योंकि पैरेलल लाइन है। अब ये लाइन इससे पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं डायरेक्टली c बाई रूट टू हो जाएगा 2c बाई रूट टू, मतलब रूट टू c, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स 1 का इक्वेशन ये हो जाएगा, जो डायरेक्ट्रिक्स 2 इधर आ जाएगा उसमें माइनस हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से अभी जो हमने सीखा उसमें क्या क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इन सब के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल हाइपरबोला है इसमें दोनों ही यूज़ होगा, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर वाला हाइपरबोला भी खूब यूज़ होगा और ये वाला हाइपरबोला भी खूब यूज़ होगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वाला हाइपरबोला है, ये तो अपना वही नॉर्मल हाइपरबोला है, इसमें बस ई की वैल्यू रूट टू रख दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। ये जो हाइपरबोला है इसके लिए आप
रिजल्ट्स लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट हाइपरबोला के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑरिजिन, तो इसके लिए एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के लिए पहले तो हो गया पैरामीट्रिक पॉइंट, ये ठीक है, वो हम ऐसे लेंगे सी टी सी अपॉन टी, मतलब जो दूसरे वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, उसमें तो जो हमने पैरामीट्रिक पॉइंट यूज़ किए थे वो क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीट्रिक पॉइंट थे, ए सेक थीटा बी टेन थीटा और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की बात करें, ए सेक थीटा बी टेन थीटा। अगर वो वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाए, मतलब ए और बी बराबर हो गया, मतलब ए सेक थीटा ए टेन थीटा ये आ जाएगा उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। अगर इस फॉर्मेट में लिया है तो हम पॉइंट मान सकते हैं सी टी कॉमा सी अपॉन टी। अब ये उठा के इसमें रखोगे तो सेटिस्फाई करा, एक्स की जगह सी टी रखो और वाई की जगह सी अपॉन टी रखा तो सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आ जाएगा फॉर ऑल टी। मतलब ये पैराबोला की तरह है, जैसे पैराबोला में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अगर इक्वेशन है तो उसमें जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280 होता है, उसको हम पॉइंट टी भी बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे जो पैरामीट्रिक पॉइंट है वो सी टी कॉमा सी ओवर टी भी हो गया और इसको भी हम पॉइंट टी बोलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ठीक है, दिस इज पॉइंट टी। सेकेंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ chord joining T1 एंड T2, ठीक है, मतलब कोई दो पॉइंट ले लिए, सेम ब्रांच पे भी ले सकते हैं अलग अलग पे भी ले सकते हैं, दोनों की बात है। मान लिया A जो है वो T1 है, T1 का मतलब कितना हो गया सी T1 सी अपॉन T1, और जो ये वाला पॉइंट है B वो T2 है, मतलब सी T2 सी अपॉन T2। तो 2 पॉइंट अगर पता है तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से इक्वेशन कितना आ जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। सो दिस इम्प्लाइज y माइनस सी अपॉन T1, सी कैंसिल, इतना बचेगा x माइनस सी T1। दैट मीन्स इसका स्लोप क्या हो गया, T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप कितना हो गया 1 अपॉन माइनस में T1 T2, ठीक है, ये आ गया। अब इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लिया, T1 T2 मतलब T1 T2 y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी T2 बराबर माइनस एक्स प्लस सी T1, तो आ जाएगा x प्लस T1 T2 y बराबर c टाइम्स T1 प्लस T2। ये आ गया कॉर्ड का इक्वेशन जो T1 और T2 को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर इसके ऊपर हमने कोई पॉइंट लिया से Px1 कॉमा y1 तो उस पर टेंजेंट का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1, तो वो तो किसी भी कोनिक के लिए t बराबर 0 ही होता है। तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर में एक्स वाई को हम किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन 2 बराबर सी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया, सर्कल में जब हमने जनरल रिजल्ट्स फॉर कोनिक पढ़ाया था उस टाइम पे हमने ये बताया था कि एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करते हैं, एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन से रिप्लेस करते हैं टी लिखने के लिए, तो वही लिखा है, तो ये इक्वेशन हो गया। अच्छा, एक्स वन वाई वन जो है वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो एक्स वन वाई वन सी स्क्वायर के बराबर होगा क्योंकि वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो उसको सेटिस्फाई करेगा।
तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, वैसे तो ऐसे ही छोड़ दिया, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y(x1/2 बराबर x1y1, सी स्क्वायर की जगह x1y1 लिख दिया। अब अगर डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा x/x1 प्लस ये हो गया, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1y1। ये ठीक है, इक्वेशन ऑफ मतलब यहाँ से टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया, -y1/x1। सही है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी। तो यहाँ पे x/ct रख दिया और y की जगह c/t रख दिया। ठीक है, तो मतलब इस इक्वेशन में हमने इफेक्टिवली क्या किया, x की जगह ct, y की जगह c/t रख दिया। चाहो तो t उधर ले जाओ, सॉरी c उधर ले जाओ, प्लस टी वाई बराबर 2c, ये आ गया। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 बराबर स्लोप कितना हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप दिखाई दे रहा है, यहाँ से -1/t² है टेंजेंट, तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो t² हो जाएगा। ये हो गया पॉइंट टी विच इज़ ए पैरामीट्रिक पॉइंट, उस पे नॉर्मल का इक्वेशन। सही है, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस हाइपरबोला एट पॉइंट टी। सिक्स्थ, मान लिया ये एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट x1 y1 है। ठीक है, मान लिया पॉइंट P, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट एज x1, y1 कैन बी गिवन एज। ठीक है, मिड पॉइंट वाली कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता था, t इज इक्वल टू s1, तो t इज इक्वल टू s1 आ गया। t कैसे लिखेंगे, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर में x(y1) प्लस y(x1)/2 माइनस सी स्क्वायर, ये तो t हो गया, ये हो जाएगा x1 y1 माइनस सी स्क्वायर। S1 क्या होता है, कर्व का इक्वेशन लिख दिया, बस एक्स वाई की जगह x1 y1 लिख दिया, तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी x/x1। ठीक है, अब देखने में देखो ये और ये इक्वेशन एक जैसा इक्वेशन है, ठीक है, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है। उस वाले केस में जो पॉइंट x1 y1 है वो कर्व के ऊपर है और उसी के ऊपर टेंजेंट खींचा है, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन है। इस वाले केस में क्या है कि जो ये x1 y1 पॉइंट है, जो x1 y1 पॉइंट है वो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है। तो जो x1 y1 है वो कर्व के ऊपर नहीं है, इसमें x1 y1 की जगह सी स्क्वायर नहीं लिख सकते बिकॉज दिस इज नॉट लाइंग ऑन द कर्व। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हो गए विच वी कैन रिमेंबर।
तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड हाउ मैनी मैक्सिमम number of normals can be drawn from a point to hyperbola। ठीक है, पैराबोला के केस में 3 को नॉर्मल पॉइंट्स होते थे, तो वहाँ हमने ऐसे बोला था कि फ्रॉम ए पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्यूबिक बनता था। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे पूछा गया है कि हाइपरबोला के केस में कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम एक पॉइंट से। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि अगर नॉर्मल खींचा है तो किसी न किसी पॉइंट पे तो नॉर्मल होगा ही। मान लिया वो पॉइंट टी पे नॉर्मल है और इसको हमने एच कॉमा के से पास करा दिया। किसी भी एक पॉइंट का मतलब क्या है कि हमने एक पॉइंट ले लिया एच कॉमा के, फिर देख लिया उससे कितने नॉर्मल खींच जाएंगे। ठीक है, तो एक नॉर्मल हमने मान लिया कि जो टी पे खींचा गया है वो इससे पास कर रहा है। तो इस नॉर्मल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y माइनस y1 या सी टी लिख दिया, स्लोप टाइम्स x माइनस x1, ये हो गया। अब ये मान लिया एच के से पास कर रहा है तो रख दिया इसमें, तो k माइनस सी ओवर टी बराबर टी स्क्वायर एच माइनस सी टी। टी से मल्टीप्लाई कर दें माइनस सी टी रेज़ टू पावर 4। तो अगर मान लिया मेरे को ये पॉइंट दे रखा है और मेरे से पूछा कि इससे खींचा गया नॉर्मल बताओ, तो हमने इसको क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया, सोचा कैसे कि जो नॉर्मल खींचा गया है मान लिया वो फुट ऑफ नॉर्मल टी है जो इससे खींचा जा सकता है। ठीक है, तो टी पे हमने नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, वो ये हो गया, इससे पॉइंट सेटिस्फाई करा दिया। तो इसके अंदर अगर ये पॉइंट गिवन है तो टी अननोन है, वी आर सर्चिंग फॉर टी। अगर मेरे को टी मिल जाए तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो जब हमने इसमें देखा तो ये टी के लिए तो 4 डिग्री का इक्वेशन है, ये तो ऐसे आ गया एच टी क्यूब प्लस के टाइम्स टी माइनस सी बराबर 0। 4 डिग्री का इक्वेशन का मतलब क्या है कि इसके मैक्सिमम 4 रियल रूट हो सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि हाइपरबोला के केस में, मतलब बेसिकली ये तो हमने रेक्टेंगुलर के लिए प्रूव किया है, बट नॉर्मल हाइपरबोला के केस में भी हम मैक्सिमम एक पॉइंट से 4 नॉर्मली खींच सकते हैं, इलिप्स के केस में भी। तो जैसे पैराबोला में 3 नॉर्मल खींच सकते हैं एक पॉइंट से मैक्सिमम, वैसे ही इलिप्स और हाइपरबोला में, पैराबोला में जैसे हम 3 नॉर्मल खींच सकते हैं वैसे ही इलिप्स एंड हाइपरबोला में हम मैक्सिमम 4 नॉर्मल खींच सकते हैं। ये ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम 4 normals can be drawn from a point to hyperbola। ठीक है, एक तो ये हो गया। क्वेश्चन 2, if a normal is drawn at point T on the hyperbola xy is equals to c square, then find equation of then find other end of the normal chord। सॉल्यूशन मतलब इसमें क्या बोला गया है, इफ़ यू रिमेंबर पैराबोला में भी हमने बोला था कि अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड क्या होता है। तो पैराबोला के केस में -t-2/t होता है अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। मतलब हमने एक पॉइंट पे नॉर्मल खींचा, कॉर्ड खींचा, वो कॉर्ड वापस पैराबोला को एक पॉइंट पे कट करेगा। उस पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है,
माइनस टी माइनस 2/t। तो उसी के विज़ा विज़ हमें रिजल्ट चाहिए बेसिकली इसके लिए। हाइपरबोला के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मान लिया यहाँ पे हमने t पे नॉर्मल खींचा और उसने इसको वापस t1 पे कट किया। तो ये पॉइंट हमने p मान लिया और ये q मान लिया। पैराबोला में भी हमने ऐसे प्रूव किया था, यहीं पे भी ऐसे ही प्रूव करेंगे कि पी क्यू का स्लोप हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ से तो जैसे यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप कितना है टी स्क्वायर, तो अगर टी पे नॉर्मल है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। एक ये t1 और t2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप भी है। t1 और t2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप -1/t1 t2 होता है, ये अभी हमने डिराइव किया है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -1/t1 t2। तो एक t है एक t1 है, तो यह आ गया। वॉट वी आर इंटरेस्टेड इन इज t1। t तो दे रखा है, इस पर नॉर्मल खींचा, वो दोबारा कट कर रहा है, वो पॉइंट चाहिए। तो t1 कितना हो जाएगा -1/tq। यही हो गया अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। ठीक है, क्वेश्चन 3, let ABC lies on hyperbola xy is equals to c square, then prove that orthocenter of triangle ABC also lies on the hyperbola। Solution। ठीक है, तो मान लिया ऐसे करके ये ट्राइंगल है, ए इसको मान लिया t1, ये b इसको मान लिया t2, ये c इसको मान लिया t3। तो हमने a से ऑल्टीट्यूड खींचा, ठीक है, ऑल्टीट्यूड 1। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो कॉर्ड BC का जो स्लोप होगा वो अभी हमने उधर भी यूज़ किया है t2 t3, ये भी यूज़ किया -t2 t3। तो जो उसके परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप कितना हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड थ्रू a इज़ a1, उसका स्लोप हो जाएगा t2 t3। ठीक है, तो इक्वेशन, क्योंकि ऑर्थोसेंटर तो ऑल्टीट्यूड का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो एक ऑल्टीट्यूड a से खींचा एक b से खींचा, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम a to BC is y माइनस c/t1 बराबर स्लोप टाइम्स t2 t3 x माइनस c/t1। ठीक है, ये ऐसे हो गया y माइनस c/t1 बराबर t2 t3 x माइनस c/t1 t2 t3। ये हो गया हमारे लिए ऑल्टीट्यूड 1। सिमेट्री से ऑल्टीट्यूड 2 जो आएगा ये, ठीक है, मतलब B से जो ऑल्टीट्यूड आ रहा है ये A2,
उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये ए से ऑल्टीट्यूड है और ए पॉइंट T1 है, तो ये बी से ऑल्टीट्यूड है और बी पॉइंट T2 है। तो जो ऊपर वाला ऑल्टीट्यूड है उसी में अगर मैं बस T1 और T2 को इंटरचेंज कर दूँ, क्योंकि ए और बी का रोल रिवर्स हो गया, इसमें ऑल्टीट्यूड ए से जा रहा था, बी सी के परपेंडिकुलर है, इसमें बी से जा रहा है, ए सी के परपेंडिकुलर है, तो ए और बी का रोल रिवर्स हो गया ना। तो जो हमने इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव कर लिया है, मेरे को दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोबारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई विल डू कि जो हमने कैलकुलेशन कर लिया है उसी के अंदर सिंपली T1 एंड T2 को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो जैसे ये लिखा है y माइनस सी अपॉन T2 कर दिया, यहाँ पे T3 को कुछ नहीं छेड़ा, तो T2 है तो यहाँ T1 कर दिया, और ये तो T1 T2 T3 रहेगा ही, घटा दिया इसको, ये ठीक है, यही दोनों ऑल्टीट्यूड है, तो इन्हीं दोनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर निकालने, अगर हमने घटा दिया तो y कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से C अपॉन T2 माइनस C अपॉन T1 आ गया, राइट हैंड साइड से T2 T3 माइनस T1 T3 x आ गया। तो x कितना हो जाएगा, मतलब इधर से अगर हम T3 कॉमन ले लें तो आ जाएगा T2 माइनस T1, यहाँ से C कॉमन ले लें तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2, तो ये और ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा, तो x आ जाएगा माइनस C अपॉन T1 T2 T3, ठीक है, ये x आ गया। अब कहीं से भी हम y उठा लाए, मतलब ये वाला y उठा लिए, तो y बराबर C अपॉन T2 प्लस T1 T3 x माइनस C T1 T2 T3, ये होता है। तो हमने x की जगह ये उठा के रख दिया, तो C अपॉन T2 प्लस T1 T3, x की जगह रख दिया माइनस C अपॉन T1 T2 T3 माइनस C T1 T2 T3। तो देखो T1 T3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यही बचा, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो केवल कितना बचा, माइनस C T1 T2 T3। मतलब हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, हमने सिंपली बोला कि एक ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाला, सिमिट्री यूज़ करके उसी से दूसरे ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाला, दोनों को सॉल्व कर लिया। तो जो ऑर्थो सेंटर आ गया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो कितना आ गया, माइनस C अपॉन T1 T2 T3 कॉमा माइनस C T1 T2 T3। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो T1 T2 T3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, C² आ जाएगा। अब ये तो हाइपरबोला का इक्वेशन है, ये ठीक है, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, XY बराबर C²। तो किसी भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट C² आ जाए तो वो पॉइंट इसी हाइपरबोला पे लाई करेगा, इसलिए ऑर्थो सेंटर इसी हाइपरबोला पे लाई करेगा। तो बिकॉज दिस इम्प्लाइज x कोऑर्डिनेट ऑफ h इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ h बराबर C², दिस इम्प्लाइज ऑर्थो सेंटर lies on the hyperbola itself। ये आ गया, ये आ गया हमारा क्वेश्चन 3। Question 4, question 4 says if T1 T2 T3 T4 are 4 concyclic
points on the hyperbola xy is equals to c square, then find value of pi t1. Solution. मान लिया उसने क्या बोला कि हाइपरबोला के ऊपर 4 पॉइंट रखे T1 T2 T3 T4 जो कंसाइक्लिक हैं, मतलब जो एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमें T1 T2 T3 T4 का प्रोडक्ट चाहिए। जैसा हमने पहले बोला है कि कहीं पे भी अगर हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया कोऑर्डिनेट में, मान लिया ये T1 है, ये T2 है, तो इस तरह के क्वेश्चन में यूजली हमें T1 T2 T3 T4 से अलग अलग कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूजली अगर वो 4 पॉइंट की बात कर रहा है तो वी विल थिंक इन टर्म्स ऑफ ए इक्वेशन जिसके 4 रूट्स हों, और वहाँ से फिर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये सब लगा लगू के जो भी हमें चाहिए वो आ जाएगा। तो अगर ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं तो इन चारों पॉइंट से कोई ना कोई तो सर्किल पास कर ही रहा होगा। ठीक है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन 4 points is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0। बट c तो इसने ये यूज़ कर रखा है तो हमने इसको चेंज करके d कर दिया प्लस d बराबर 0। ये कोई सर्किल आ गया जो इन चारों पॉइंट से पास कर रहा है। अब ये देखो हमने पैराबोला में भी किया था कि अगर हमें दो कर्व को सॉल्व करना है, तो जैसे मान लिया अगर मेरे को ये हाइपरबोला और ये सर्किल को सॉल्व करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों की कार्टेशियन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब यहाँ से x उठा के उसमें रख दिया या y उठा के रख दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। एंड ऐसे भी कर सकते हैं कि एक के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को हम दूसरे के कार्टेशियन इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, मतलब अगर सर्किल के साथ मेरे को ये हाइपरबोला सॉल्व करना है तो हाइपरबोला के जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है वो ct, c अपॉन टी है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ct, c अपॉन टी को उठा के हम सर्किल में रखते हैं। ठीक है, तो पुट ct, c ओवर टी। जब हमने बोला पुट दिस इन दिस इक्वेशन तो इफेक्टिवली वी आर सेइंग कि वी आर सॉल्विंग हाइपरबोला एंड सर्किल। तो ये जब इसमें उठा के रखा तो ये हो जाएगा c स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2g ct प्लस 2f c ओवर टी प्लस d बराबर 0। पूरे को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो t रेज़ टू पावर 4 प्लस 2gc t क्यूब प्लस dt स्क्वायर प्लस 2fc t प्लस c स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो हमने क्या करने चले थे, हम ct, c अपॉन टी रख के क्या किया था हमने सर्किल एंड हाइपरबोला को सॉल्व किया। तो ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन 4 डिग्री का आ गया। उसने मेरे को बताया कि सर्किल और हाइपरबोला 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम क्यों बोला, अगर इसके चारों रूट रियल होंगे तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, 2 रूट रियल होंगे तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, एक भी पॉइंट अगर मतलब एक भी रूट रियल नहीं हुआ तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, बट हमने तो वो सर्किल लिया है जो ऑलरेडी इन्हीं चारों से पास कर रहा है, तो इसके जो 4 रूट्स होंगे वो बेसिकली यही 4 होंगे T1 T2 T3 T4। तो इसके जो रूट्स होगा वो T1 T2 T3 T4 हो जाएगा। एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस का माइनस, फिर टेकन 2 एट ए टाइम 3 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा ये। ठीक है, -1 प्लस -1 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म c स्क्वायर
अपॉन फर्स्ट कोफिशिएंट वो भी सी स्क्वायर, तो ये तो 1 आ गया। तो T1 T2 T3 T4 इसका वैल्यू 1 आया है। ये आंसर आया जो हमें चाहिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। क्वेश्चन, लेट P is any point on hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1, then first part, prove that intercepted portion of tangent at P between asymptotes is bisected at point P itself. Second part, prove that area of triangle formed by asymptotes and tangent at point P is constant. Third part, if tangent at P intersect tangent at vertices at Q1 and Q2, then find angle Q1 S1 Q2 where S1 is focus. Find locus of circumcenter of triangle
formed by tangent at point P and asymptotes. Find locus of circumcenter of triangle formed by tangent at point P and asymptotes given A is equals to B. मतलब हमने क्या कर दिया कि जो हाइपरबोला है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो A बराबर B कर दिया। फिर हमने बोला कि जो ट्राइंगल आएगा उसका सर्कमसेंटर का क्या लोकस आएगा, ये क्वेश्चन है। तो कर लेते हैं भाई। मान लें ये एक एसिम्पटोट है, ये दूसरा एसिम्पटोट है, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट पी लिया और ये मान लिया पॉइंट पी है, इस पे हमने टेंजेंट खींचा, पी को थीटा मान लिया, ठीक है। ये लाइन आ जाएगी x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0, ये आ जाएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 0 एसिम्पटोट्स, ठीक है। इस पॉइंट को a मान लेते हैं, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, ये ऑरिजिन, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए बी टी बराबर 0, तो हो जाएगा x सेक थीटा अपॉन ए माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर इसको हमने सॉल्व किया सॉल्विंग इट विद मतलब इस एसिम्पटोट से, तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, y अपॉन बी की जगह यहाँ x अपॉन ए रख दिया, तो x अपॉन ए कॉमन आ गया, सेक माइनस 10 उधर ले गए, वो सेक प्लस 10 हो गया, क्योंकि सेक माइनस 10 और सेक प्लस 10 एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा a सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमा, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं y बराबर b बाई ए एक्स हो गया, दोनों की बातें। तो अगर x का वैल्यू ये हो गया तो मैं यहाँ पे अगर रखूँगा तो a कैंसिल हो जाएगा, b टाइम्स आ जाएगा, तो b टाइम्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऐसे ही अगर इसको हम सॉल्व करें, सॉल्विंग विद y इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एक्स, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, मतलब x अपॉन ए की जगह या y अपॉन बी की जगह यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन ए रखा, तो अगर माइनस एक्स अपॉन ए रखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x अपॉन ए कॉमन आ गया, सेक प्लस 10 उधर गया, सेक माइनस 10 आ गया, और जब ये उठा के हमने इसमें रखा तो माइनस बी सेक माइनस 10 ये आ गया, ठीक है। तो एक हमने टेंजेंट खींचा थीटा पे, जनरल पॉइंट थीटा पे एक टेंजेंट खींचा, उसने एसिम्पटोट्स को ए और बी पे कट किया, और हमने क्या किया, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब एक एक करके पढ़ा। फर्स्ट पार्ट क्या, प्रूव दैट इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ टेंजेंट एट ए बिटवीन एसिम्पटोट इज बाइसेक्टेड बाय पी इटसेल्फ। मतलब उसने ये बोला कि जो टेंजेंट का इंटरसेप्टेड पोर्शन है बिटवीन एसिम्पटोट्स, तो एक एसिम्पटोट ये, एक ये, तो टेंजेंट का कितना पोर्शन इंटरसेप्ट हो रहा है, ए बी, ए बी का मिड पॉइंट पी है, ये प्रूव करना है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी विल बी, इन दोनों को सम किया, ए टाइम्स सेक प्लस 10 प्लस ए टाइम्स सेक माइनस 10 अपॉन 2, फिर बी टाइम्स सेक प्लस 10 माइनस बी टाइम्स सेक माइनस 10 अपॉन 2।
दिस इज़ नथिंग बट इसमें टेन टेन कैंसिल हो गया, 2 सेक मतलब a सेक थीटा आ गया, उधर से भी देख लो वही b टेन थीटा आ जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट पॉइंट P, तो हैंस प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट, प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एसिम्प्टोट्स एंड टेंजेंट एट पॉइंट P इज कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा ये समझ आता है कि क्या प्रूव हुआ है कि कोई भी टेंजेंट खींचो, जैसे मैंने यहाँ पे खींचा तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा है वही इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। जो भी एसिम्प्टोट के बीच में लेंथ इंटरसेप्ट हो रहा है टेंजेंट का, उसका मिड पॉइंट वही पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे टेंजेंट खींचा है। एक तो ये हो गया। ठीक है, और ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। सेकंड पार्ट के लिए उसने क्या बोला है कि जो ये ट्राइंगल है OAB जो टेंजेंट एंड एसिम्प्टोट से बन रहा है उसका एरिया फिक्स है, मतलब थीटा चाहे कुछ भी लो वो एरिया फिक्स है। ये कर लेते हैं, तो एरिया बराबर हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ऐसे निकालते हैं। तो x1 y1 मतलब a के कोऑर्डिनेट्स, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए a sec प्लस 10 b sec प्लस 10 1। ये ठीक है, a के बाद फिर ओरिजिन आया तो 0 0 1, फिर b आया तो a sec माइनस 10 माइनस b sec माइनस 10 1। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दिया सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 0 1 हो गया। तो ये कौन से नंबर का एलिमेंट है? 2 3, 2 3 मतलब ऑड है, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, पहले इसको मल्टीप्लाई किया फिर माइनस इसको किया, तो इसको किया तो कितना हो जाएगा AB sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस AB sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अब sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया हाफ 2AB या फिर AB। तो ये जो एरिया आया ये कांस्टेंट है, मतलब इसमें थीटा आया नहीं, तो अगर पॉइंट P वेरी होगा तो थीटा वेरी होगा। अब थीटा भले ही वेरी होता रहे, ये एरिया तो फिक्स हो गया, AB ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ, सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट पहले कर लेते हैं। चलो, फोर्थ पार्ट में उसने क्या बोला है कि इफ A बराबर B, तो देखो A बराबर अगर B है तो एसिम्प्टोट्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जो ये जो ट्राइंगल आएगा OAB, ये राइट एंगल ट्राइंगल आएगा, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो जो ये AOB ट्राइंगल आया, ये राइट एंगल ट्राइंगल आया, इसका हाइपोटेन्यूज AB आएगा, जिसका मिड पॉइंट ये पॉइंट P खुद ही होगा। तो अगर मैंने पॉइंट P को वेरी कराया, ठीक है, ये इसकी बात करें फोर्थ पार्ट की, फोर्थ पार्ट मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, A और B बराबर है तब की बात चलिए। तो अगर A और B बराबर है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट्स भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो दो साइड हो गया इस ट्राइंगल का जो एसिम्प्टोट से बना है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, और फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है कि AB का मिड पॉइंट P है। उसका मतलब क्या है कि जो सर्कम सेंटर है वो खुद पॉइंट P है, तो हम पॉइंट P को वेरी कराएं और वो पॉइंट खुद पॉइंट P को कहाँ पे वेरी कराएंगे, हाइपरबोला के ऊपर, और वो पॉइंट खुद सर्कम सेंटर है, तो सर्कम सेंटर का लोकस हाइपरबोला ही आ गया वापस, क्योंकि पॉइंट P वहीं मूव कर रहे हैं। तो इसलिए फोर्थ पार्ट में हम क्या बोलेंगे, एज ट्राइंगल OAB विल बी right angled triangle, OAB will be right angled triangle, and P is midpoint of AB, hence
circumcenter of triangle OAB will be P itself. ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि A बराबर B है, इसके लिए एज A इज इक्वल टू B, ये ठीक है. हैंस रिक्वायर्ड लोकस इज द हाइपरबोला इटसेल्फ. ठीक है, तो रिक्वायर्ड लोकस क्या हो गया? खुद ही हाइपरबोला हो गया. अच्छा, ये लिखाने के लिए हमने एक क्वेश्चन के 4 पार्ट है, बट बेसिकली दीज आर 4 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन. मतलब 4 क्वेश्चन कराए हमने, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन है, वो 4 पार्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि सेम ही चीज़ यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, तो 4th इज ऑल्सो डन. सो लेट्स रिमूव इट. अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. उसने क्या बोला कि P पे एक टेंजेंट खींचा, इंटरसेक्ट द वर्ट टेंजेंट एट वर्टिसेस. तो वर्टिसेस ये A1 एंड A2, इन पे टेंजेंट खींचा. उन टेंजेंट्स को ये टेंजेंट किस पे कट कर रहा है? इसको Q1 पे और इसको Q2 पे. यहाँ S1 है, तो ये वाले एंगल की बात चल रही है कि ये एंगल कितना होगा. ठीक है, तो वो निकालने से पहले टेंजेंट का इक्वेशन एक एक लिखते हैं पहले. तो मतलब PQ1 जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन हो गया x sec थीटा अपॉन A माइनस y tan थीटा अपॉन B इज इक्वल टू 1. ये तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया. अब ये जो टेंजेंट है ये हो जाएगी x इज इक्वल टू A, ये हो जाएगा x बराबर माइनस A. ठीक है, तो Q1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? Q1 के x कोऑर्डिनेट तो A ही होगा उसका A, और y कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे A रख दिया. तो A रख दिया तो ये A कैंसिल हो गया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए. तो यहाँ आ जाएगा sec थीटा माइनस 1 और B अपॉन टेन थीटा यहाँ से आ जाएगा sec थीटा माइनस 1. और यहीं से Q2 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? माइनस A कॉमा, ठीक है, कुछ भी नहीं, x की जगह माइनस A रख दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही है. तो अगर यहाँ माइनस A रखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस sec थीटा हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा. तो माइनस B अपॉन टेन थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1 आ जाएगा. माइनस माइनस कॉमन आ गया. ठीक है, जो पॉइंट S1 है दैट इज AE कॉमा 0. तो ये एंगल निकालने से पहले हमने इन दोनों का स्लोप निकाल लिया. मान लिया इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है. तो स्लोप ऑफ S1 Q1 विच इज m1 विल बी इक्वल्स टू B अपॉन tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस 1 माइनस 0, ये तो हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, तो ये हो गया B sec माइनस 1 अपॉन A tan 1 माइनस E, ये हो गया.
ऐसे ही S1Q2 बराबर M2 बराबर माइनस B/10 sec प्लस 1 अपॉन माइनस A माइनस AE. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, B sec प्लस 10 हो गया, सॉरी sec प्लस 1 हो गया अपॉन A 10 हो गया 1 प्लस E हो गया. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो M1 M2 B स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ठीक है, ये B और ये B, sec प्लस 1 sec माइनस 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे आ जाएगा A स्क्वायर tan स्क्वायर एंड 1 माइनस E स्क्वायर. इन दोनों जगह से 1 माइनस E स्क्वायर आ जाएगा. बिल्कुल. अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, कैंसिल हो गया. B स्क्वायर जो है वो होता है A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1, तो B स्क्वायर के साथ अगर ये कैंसिल करेंगे तो माइनस 1 आएगा. उसका मतलब क्या है कि M1 M2 माइनस 1 है. तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमने कोई भी टेंजेंट खींचा तो जो वर्टिसेस पे जो इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ टेंजेंट है वो फोकस पे 90 बनाएगा. ठीक है. अब नाउ यू शुड अप्रिशिएट कि डायग्राम तो सिमेट्रिक है, तो अगर इसने Q1 Q2 ने S1 पे 90 बनाया है तो सिमेट्री से S2 पे भी 90 बनाएगा, यहाँ भी 90 आएगा S2. ठीक है. उसका मतलब फाइनली क्या निकला कि अगर हमने कोई भी टेंजेंट खींचा और उस टेंजेंट ने टेंजेंट एट वर्टिसेस को 2 पॉइंट पे कट किया, मान लिया Q1 एंड Q2 पे, तो Q1 Q2 एंड फोकाई विल ऑलवेज बी कॉन्सेक्लिक पॉइंट्स, जिसके लिए Q1 Q2 डायमीटर की तरह काम करेगा. और क्यों कॉन्सेक्लिक पॉइंट क्यों है? क्योंकि Q1 Q2 इस पर भी 90 बना रहा है, इस पर भी 90 बना रहा है, तो ये दो ऑपोजिट एंगल का सम पाई हो गया तो कॉन्सेक्लिक पॉइंट्स हो गए. ठीक है. तो ये एक एडिशनल क्वेश्चन बन सकता था या रिजल्ट.